गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ेंगे, जिसके अंदर लास्ट यूनिट के अंदर स्टीरियोटाइपिंग एक टॉपिक है। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रूढ़िबद्धता। और जो स्टीरियोटाइपिंग है ये दो वर्ड्स, दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, दैट इज स्टीरियोज एंड टाइपोज। स्टीरियोज का मीनिंग होता है ठोस, हार्ड, एंड टाइपोज मीन्स मत या प्रभाव, उसके बारे में विचार, मत। उसके बाद क्या है कि जो इसकी डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, द थॉट्स और बिलीव्स मेंटेन्ड अबाउट द पीपल और इश्यूज, दीज थॉट्स मे और मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रियलिटी। इसका मीनिंग ये है कि जो ये हम लोगों के बारे में अपनी विचार और अपनी मान्यताएं बना लेते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो विचार और विचारधाराएं और जो बिलीव्स या मान्यताएं हैं हम उनके बारे में बनाते हैं, वो रियलिटी के मतलब जो वास्तविकता से संबंधित हो, रिलेटेड टू रियलिटी हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है कि जो रूढ़िबद्धता का मीनिंग मेनली ये है कि हम लोगों के बारे में अपने आप कुछ मत बना लेते हैं, कुछ विचारधाराएं बना लेते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कई बार नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं। और ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये किसी केस में पॉजिटिव भी होती है, बट ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस दिस इज नेगेटिव। जो रूढ़िबद्धता है वो इंडिया के अंदर, मतलब भारत के अंदर काफ़ी सालों से चली आती है कि जो रूढ़िबद्धता के विचार है वो लेडीज़ के प्रति या किसी पुअर लोगों के प्रति परमानेंट उनकी चली आती है, कि वो विचार वो उनके रहते ही हैं उनके साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़िबद्धता। इसके अंदर क्या है कि जो काफ़ी तरह की डेफिनेशंस मतलब अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई हैं, तो उसके अंदर मेनली इनके जो रूढ़िबद्धता है उसके बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, वो ये है कि जो रूढ़िबद्धता है, स्पेशली रूढ़िबद्धता किन्हीं विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों, समुदायों और समूहों के प्रति लोगों की सामान्य रूप से बनी हुई एक आवश्यकता से अधिक सरलीकृत अभिवृत्तियों तथा भावनाओं को प्रतिबिंब करती है। मीन्स रूढ़िबद्धता क्या होती है कि जो समुदाय के प्रति, जो समूह के प्रति या जाति के प्रति हम अपनी एक विचारधारा बना लेते हैं, वो उसको प्रतिबिंबित करती है, मीन्स उसको रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ पीपल के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, कोई समूह के प्रति या समुदाय के प्रति हम एक अपनी विचारधारा बना लेते हैं, और वो उस विचारधारा को रूढ़िबद्धता उस विचारधारा को हमारी रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो रूढ़िबद्धता है, जो लोग उन रूढ़िबद्धता के शिकार होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको मीन्स ऐसी नज़रों से देखा जाता है जिनको कि जिससे कि उनके साथ मतलब द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, इनका भी कारण एक बना रहता है रूढ़िबद्धता। उसके बाद क्या है कि जो रूढ़िबद्धता है, इसके कारण जो कई पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको कई बार मतलब भेदभाव का, किसी के साथ ईर्ष्या का, अलगाव का या मार्जिनलाइजेशन को भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि मार्जिनलाइजेशन के अंदर भी यही था एक तरह से कि हम कई लोगों को, किसी समुदाय को अपने से अलग रखते हैं, अपने से नीचे रखते हैं। दैट मीन्स कि वो एक रूढ़िबद्धता ही हमारे माइंड में चलती आ रही है, जिसके कारण उनको मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है। और व्यक्तिगत तौर पे इसमें क्या होता है कि जब हम किसी के ऊपर अपनी रूढ़िबद्धता थोपते हैं, मीन्स अपनी स्टीरियोटाइप जो नेचर होती है, स्टीरियोटाइपिंग नेचर होती है, उसको जब हम किसी अपने से छोटे समुदाय पे या किसी जाति पे हम थोपते हैं, तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। वो अपने आप को हमसे नीचे समझना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनके मेंटल स्ट्रक्चर पे काफ़ी गलत असर पड़ता है इस चीज़ का। तो दैट मीन्स जो रूढ़िबद्धता है, ऑलमोस्ट इसको देखा जाए, इसका मेन कंक्लूजन निकाला जाए तो इसके 90% नेगेटिव इफेक्ट हैं हमारे सोसाइटी के अंदर रूढ़िबद्धता के। अब ये जो रूढ़िबद्धता है ये किस किस केस के अंदर जो है इसके जो ज़्यादा इफेक्ट है। फर्स्ट है जैसे कि इसके फॉर्म्स है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। मीन्स किस किस केस में इसका ज़्यादा इफेक्ट है। फर्स्ट है किस केस में,
जेंडर के केस में, जेंडर मीन्स जैसे कि लड़कियों की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले आती है जेंडर और सेक्सुअल स्टीरियोटाइपिंग। वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर है जैसे कि लिंग संबंधी रूढ़िवादिता या इसको रूढ़िबद्धता भी बोल सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो है, जैसे कि मान लो अगर हम जेंडर की बात करें तो सबसे पहले इंडिया के अंदर लड़कियों की बात की जाती है। जैसा कि आपने देखा ही है, नॉर्मली अगर हम अपने केस में भी कहें कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में जो माना जाता है इंडिया के अंदर कि जो लड़कियां हैं लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कोमल होती हैं, वो घर के काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं, बाहर के काम ज़्यादा पसंद नहीं करती। क्योंकि ये जो शुरू से ही इंडिया के अंदर ज़्यादातर इंडिया के अंदर ये चला आ रहा है, रूढ़िवादिता ये चली आ रही है कि जो लड़कियां हैं वो बाहर नहीं जा सकती, वो बाहर के काम नहीं कर सकती। जो लड़के हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, वो बाहर का काम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियां जो है वो घर का काम ही सीख सकती हैं, रसोई का काम सीख सकती हैं, बट जो लड़के हैं वो बाहर का काम संभाल सकते हैं सारा, जैसे कि पैसा कमा के लाना, व्यवसाय करना, कुछ भी ये सब क्या कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। और जैसे कि माता पिता की नज़रों में जो लड़कियां होती हैं वो बाहर के कामों के लिए निष्क्रिय होती हैं, और उसके लिए उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जो लड़के हैं वही इंडिपेंडेंट है, वही स्वतंत्र रूप से बाहर के काम कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा ये है, लड़के जो है वो रोते नहीं हैं, लड़कियां ज़्यादा रोती हैं। उसके बाद लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की अपेक्षा सामाजिक वांछित व्यवहार का प्रदर्शन करती हैं। मीन्स सोशलिटी जो है, जो मैं कहूँ भी सोशल ग्रुप जो है वो लड़कियां ज़्यादा बनाती हैं, लड़के कम बनाते हैं। उसके बाद घरेलू कामकाज के लिए लड़कियां या महिलाएं ज़्यादा उपयुक्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और बाहर के कामों के लिए, व्यवसाय के लिए लड़के ज़्यादा उपयुक्त होते हैं इस चीज़ के लिए। और जैसे कि इन्होंने बोला है लड़कियां और महिलाएं ज़्यादा बातूनी होती हैं, पर लड़के ज़्यादा बातूनी नहीं होते हैं। वो कार्यों को करने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी रहते हैं, मतलब गंभीर रहते हैं। जो लड़कियां हैं वो गणित और कंप्यूटर के काम नहीं कर सकती, जो लड़के हैं वो ये काम इजीली कर सकते हैं। गणित और कंप्यूटर के मतलब लेन देन का काम, कैलकुलेशंस का काम, ये काम ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं लड़के। उसके बाद जो लड़कियां और महिलाएं हैं वही वो स्किल्स में जो है वो नॉर्मली क्या है कि जो घर के काम है वही स्किल से ज़्यादा जुड़ी होती हैं, जैसे कि टेलरिंग करना या खाना पकाना, कुकिंग से जुड़े होना। बट जो लड़के हैं वो बाहर के कामों से ज़्यादा जुड़े होते हैं। और जो शारीरिक काम है या साहसिक काम है ये लड़के ज़्यादा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। जैसे कि हम ये बोलें कि एक्टिविटीज़ है, प्लेज है, मतलब गेम्स है, ये सब लड़के ज़्यादा खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं। जैसे कि आपने इसमें आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि जैसे पहले ये माना जाता था कि कुश्ती के अंदर लड़कियां नहीं जा सकती, पर धीरे धीरे जैसे कि थोड़ा चेंज हुआ, लड़कियां भी आना शुरू हुई कुश्ती में। पर पहले से ये अभी भी रूढ़िवादिता ये चली आ रही है कि कुश्ती के अंदर लड़कियां ज़्यादा सफल नहीं हो सकते, लड़के ही ज़्यादा इस चीज़ में सफल होते हैं। जो लड़कियां हैं वो संगीत में या किसी कौशलों में या नृत्य कौशलों में या अपनी जो उनके इंटरेस्ट है उनके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। और पर लड़के जो है वो जो एक्स्ट्रा मतलब प्रदर्शन करना होता है या कुछ बाहर का ही काम करना होता है या ज़्यादा शारीरिक हार्ड जो काम होते हैं उनका जो है प्रदर्शन करते हैं लड़के। तो ये तो हुई जेंडर से संबंधित जो ज़्यादातर इंडिया के अंदर इस चीज़ का काफ़ी टाइम से ये चली आ रही है और ये अभी तक भी कहीं ना कहीं चल रही है और ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से। अभी भी लड़कियों के बारे में सोच लोगों की ऐसी ही है, कई जगह पे ऐसी ही है कि लड़कियां बाहर के काम नहीं कर सकती, लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां घर के कामों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ये होती है रूढ़िवादिता, एक तरह से जेंडर के संबंधी। उसके बाद है लिंग संबंधी मीन्स। उसके बाद है दूसरी है किसके लिए, सामाजिक वर्ग और प्रजाति संबंधी मीन्स। इसके अंदर हम लिख सकते हैं सोशल क्लास रिलेटेड, सोशल क्लास और रेशियल स्टीरियोटाइपिंग
स्टीरियोटाइपिंग, सामाजिक वर्ग और जाति संबंधी रूढ़िवादिता। इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि उच्च जाति के बालकों की तुलना में नीची जाति के बालकों की संज्ञानात्मक या सामाजिक संवेदनात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है। जैसे हम ये बोलते हैं कि जो नीची जाति के बच्चे होते हैं उनके अंदर समझ कम होती है, उनके अंदर जो जैसे कि कह दें कॉग्निटिव पावर जो होती है, कॉग्निटिविटी जो होती है, कॉग्निटिविज्म होता है वो कम होता है, उनके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस कम होती है। और ये हम बोलते हैं कि जो सामाजिक वर्ग और जैसे कि नीचे जाति के जो सामाजिक वर्ग होते हैं वो जो है उनके अंदर शारीरिक स्टेमिना या साहसिक प्रवृत्तियां जो से संबंधित जो भी गेम्स है जैसे कि बॉक्सिंग है, कुश्ती, इनके अंदर वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं होते। जैसे कि जो हमारी रूढ़िवादिता ये कहती है कि जो नीची जाति के लोग हैं वो गेम्स के अंदर या शारीरिक कार्यों के अंदर ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू मतलब स्टडी रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं उसके कंपैरिजन में वो शारीरिक कार्यों में ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं। या जो जैसे हम कह दें कि जो शहरी लोग होते हैं, जैसे ये कहना चाहते हैं जो शहरी लोग हैं उनका कल्चर जो है वो उन नीची जाति के लोगों से श्रेष्ठ मानते हैं। ये जो नीची जाति के लोग होते हैं वो सिटी वाले लोग जो है वो नीची जाति वाले लोगों के कल्चर को थोड़ा सा अपने कल्चर से नीचे मानते हैं। और ये मतलब ये कहते हैं कि इनको जैसे ये काफ़ी रूढ़िवादिता के कारण इनको काफ़ी इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो ये जो है एक तरह से जेवलिन जो होते हैं डेलिंक्वेंसी वो भी इनके अंदर आ जाती है, जैसे कि बाल अपराध होना। तो ये बच्चे जैसे जैसे इस चीज़ को पिछड़ेपन को अपना फेस करते हैं, मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग को फेस करते हैं, तो ये बाल अपराध के अंदर चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो नीची जाति के लोग हैं वो इन कामों में ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि शारीरिक कार्य करना। और अगर जैसे ज़्यादा वो इस चीज़ को फेस करते हैं पिछड़ेपन को या स्टीरियोटाइपिंग को, तो वो बाल अपराध के अंदर भी चले जाते हैं। उसके बाद है पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड, पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइपिंग, गरीबी से संबंधित। देखिए इसके अंदर तो नॉर्मली हम खुद भी देखते हैं कि जो निर्धन परिवार है उसको किस तरह से अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जैसे कि निर्धन परिवार है जो उनके अंदर उनका जो उपलब्धि स्तर होता है, मीन्स किसी चीज़ को गेन करने का लेवल जो होता है वो काफ़ी नीचे होता है। जो स्टीरियोटाइपिंग के अकॉर्डिंग जो इनका जो गेन करने का, किसी चीज़ को गेन करने का जो लेवल होता है वो काफ़ी नीचे होता है। और जो गरीबी की मार झेल रहे होते हैं जो बालक, तो वो आसानी से, जो मैंने अभी बताया कि वो बाल अपराध की ओर चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह से स्टीरियोटाइपिंग ही है कि वो अगर गरीबी की मार झेल रहे हैं, पिछड़ेपन को फेस कर रहे हैं, तो वो बाल अपराध के अंदर चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आर्थिक अभावों से जूझ रहे बालक कुसमायोजन तथा खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। और ये बच्चे जो है मतलब मल न्यूट्रिशन या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ऐसे परिवारों के बालकों की विद्यालय में उपस्थिति काफ़ी कम पाई जाती है। उन्हें अपना गृह कार्य और प्रोजेक्ट संबंधी कार्यों को करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वो और मतलब अपना कुछ पैसा कमाने की होड़ में कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स उनको लगा देते हैं, या घर के कामों में लगा देते हैं, या किसी और के घर में काम करने के लिए लगा देते हैं, जिससे कि ये मतलब अपना गतिविधियों को, अपने कार्यों को, विद्यालय के कार्यों को समय नहीं दे पाते। तो इस तरह से ये होगी स्टीरियोटाइपिंग के बारे में, और इसके हमने 3 फॉर्म्स भी पढ़े। अब आई होप आप लोगों को स्टीरियोटाइपिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम जो इसके इम्पैक्ट हैं स्टीरियोटाइपिंग के, वो हम पढ़ेंगे। स्टीरियोटाइपिंग के जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के ऊपर जो इसके इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।